जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दोस्तों निरंतर दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का सेशन दोस्तों हमेशा की तरह दोस्तों बेहद सरल और सबसे ज़्यादा दोस्तों शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्त, ताकि दोस्तों क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों क्लास में बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को कर सकें। तो आज का सेशन बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त रहेगा। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाए। तो दोस्तों जो क्लास का समय है दोस्तों वो हमारा रोजाना रात को 8 बजे यूपी पुलिस के लिए दोस्तों खाकी बैच चलता है और ठीक खाकी बैच के एंड होने के बाद रात को 9 बजे आपके दोस्तों के लिए प्रहार सीरीज चल रही है, जो कि आपके स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए चल रही है और स्पेशल यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आपका खाकी बैच चल रहा है। और साथ ही साथ आपकी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए स्टैटिक्स जीके का सुपर बैच चल रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि शाम को दोस्तों 6 बजे होता है। लेकिन दोस्तों वो आपका डे बाय डे होता है, तो आप लोग शाम को 6 बजे होने वाली क्लास की सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोस आपको टॉपिक वाइज चल रहे हैं वहाँ पे आपके टॉपिक वाइज है, यहाँ पर आपकी थ्योरी वाइज क्लासेस है और वहाँ के दोस्तों आपके टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चलते हैं रात को 9 बजे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से दोस्तों हमने नेक्स्ट जो आपकी कल की जो क्लास हुई थी वहाँ से हमने आपको क्लास को ऑफ किया था, वहीं से दोस्तों हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको बुक के सेशन में कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कांग्रेस से पहले महत्वपूर्ण हुए राजनीतिक संगठन के बारे में। यहीं से दोस्तों हमने कल की क्लास को ऑफ किया था, यहीं से दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सारणी बनाकर दी गई है दोस्तों, जिसमें क्या क्या लिखा है देखिएगा। राजनीतिक संगठन दिए गए हैं, वर्ष एवं स्थान दिया गया है, संस्थापक दिए गए हैं और दोस्तों उनके प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों एक पॉइंट से, केवल एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, एक राजनीतिक संगठन है जिसका नाम है बंग भाषा प्रकाशन सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा, एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बंग भाषा प्रकाशन सभा किस वर्ष और किस स्थान पर दोस्तों आयोजित हुई थी? तो 1836 ईस्वी में बंगाल में दोस्तों इसका राजनीतिक संगठन हुआ बंग भाषा प्रकाश सभा का, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों की समीक्षा करना था। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता रहता है कि बंग भाषा प्रकाशन सभा का राजनीतिक संगठन कब हुआ था? 1836 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। समझ में आ गया? चलिए अगला दोस्तों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी राजनीतिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1838 में कलकत्ता में। द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक रहे हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जमींदारों के हितों की रक्षा करना एक राजनीतिक संस्था, इनका दोस्तों मुख्य उद्देश्य रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी राजनीतिक संगठन की स्थापना 1839 ईस्वी में लंदन में विलियम एडम ने की थी। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई थी। जॉर्ज थॉमसन और प्यारी चंद्र मित्र ने। इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? इनका रहा था कि भारतीयों को वास्तविक दशा की जानकारी प्रदान करना और दोस्तों उनके राष्ट्रवादी भावना को जगाना। इनका दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला है दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 में स्थापना हुई कलकत्ता में। किसने की थी? राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसके उद्देश्य में? भारत के लिए राजनीतिक हितों की मांग करने के लिए। इसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आया, 1866 ईस्वी में स्थापना हुई थी लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, किस उद्देश्य से? कि भारतीयों की समस्याओं से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड के जन समर्थन को तैयार करना। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुई थी पुणे में। और महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी ये दोस्तों इसके संस्थापक रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार एवं जनता के मध्य सेतु के कार्यों का था। इंडियन लीग 1875 में कोलकाता में स्थापना हुई थी। शिशिर कुमार घोष के संस्थापक रहे हैं और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापना हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक रहे हैं। और भारतीयों में एकता, सिविल सेवा में सुधार की मांग और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्णता के विरुद्ध
जाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। मद्रास महाजन सभा 1884 मद्रास में हुआ। वी राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर पी आंध्र आनंद चार्लू के संस्थापक रहे हैं। और स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी बम्बई में हुआ था। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग इसके संस्थापक रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और सिविल सेवा परीक्षा पर भारत में आयोजित करवाना। तो ये दोस्तों किसका हो जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के तहत। अगला है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो दोस्तों प्रथम चरण या उदारवादी युग की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी कांग्रेस पूरी तरह हावी रहे थे। अगला पॉइंट है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, महादेव रानाडे, उमेश चंद्र बनर्जी और मदन मोहन मालवीय और प्रमुख, ये सभी कैसे हैं? ये सभी दोस्तों उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता 1888 ईस्वी में विलियम डिम्बी की अध्यक्षता में नौरोजी ने इंडियन एजेंसी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक पॉइंट होता है कि बताइएगा इंडियन एजेंसी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसकी अध्यक्षता में? विलियम डिम्बी की अध्यक्षता में। कब की थी? 1888 ईस्वी में। देखा, एक पॉइंट है, प्रश्न कितने हो गए? बहुत सारे प्रश्न, 4 प्रश्न हो गए। क्या कि इंडियन एजेंसी की स्थापना किसने की? आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने। बोले अच्छा, पहला प्रश्न। तो दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी ने किसके अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की? तो वो ये विलियम डिम्बी की अध्यक्षता में की। चलिए बताइएगा किस कब की? 1888 ईस्वी में की। पूछ दे सकते हैं कि दादा भाई विलियम डिम्बी की अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी ने किसकी स्थापना की? इंडियन एजेंसी की स्थापना की। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर घुमा फिरा के आप लोगों से डिस्कस करेगा। तो आपको सारे पॉइंट्स दोस्तों क्लियर होने चाहिए। अगला है दोस्तों उदारवादियों की उपलब्धियों में 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित करवाना। 1893 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत एवं लंदन में साथ साथ परीक्षा लिए जाने का विधेयक पारित करवाना। ये दोस्तों महत्वपूर्ण कदम थे। द्वितीय चरण या उग्रवादी युग, इसमें आपका अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दूसरा चरण लगता है जो कि हम उग्रवादी युग के नाम से जानते हैं, जो कि 1906 से 1919 तक रहा। इसमें उग्रवाद और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। इसमें कौन से? तो उग्रवादी युग के जो हमारे महत्वपूर्ण नेता थे, उग्रवाद वाले नेता जो उग्रवादी थे, वो कौन कौन से थे? तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिनको दोस्तों लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल बाल पाल, जैसे कि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, जो तिलक हैं ये बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, ये कैसे थे? ये उग्रवादी नेता थे। इसी दौरान 1905 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर उग्रवादी राजनीतियों की नई दिशा प्रदान की। बंगाल विभाजन आपका 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उग्रवादी राजनीतियों की एक नई दिशा की प्रदान किया। अगला है, वैसे तो सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विचार सामने आया था, लेकिन इसका राष्ट्रवादियों के में प्रबल विरोध किया गया था। इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, लेकिन ये सबसे पहले विचार भी आया था 1903 में, लेकिन यह विचार राष्ट्रवादियों के प्रबल विरोध के कारण सफल नहीं हुआ। अगला दोस्तों विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? क्यों बंगाल विभाजन हुआ? तो दोस्तों बंगाल उस समय राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र बिंदु था और इसी चेतना को नष्ट करने हेतु बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन में एक और कारण था, धार्मिक आधार पर विभाजन अंतर्निहित था। दोस्तों धार्मिक आधार पर विभाजन अंतर्निहित था और बंगाल के विस्तृत क्षेत्रफल तथा प्रशासनिक असुविधा के आधार पर इसे दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। कर्जन की वास्तविक मंशा क्या थी? कि फूट डालो राज्य करो के आधार पर राष्ट्रवाद को कमजोर बनाना। ये जो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, इसका जो वास्तविक मंशा, इसका मकसद क्या था? कि फूट डालो और राज करो। आपस में दोस्तों इनकी फूट डाल दो, आपस में खुद लड़ते रहेंगे अपने अपने धर्म के खिलाफ, जैसे कि हिंदू मुस्लिम भड़का दिए, फूट डाल दी, आपस में लड़ो मरो, मुझे क्या करना। जब लड़ेंगे आपस में मारे जाएंगे, जब मरेंगे तो बाद में तो राज कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। तो ये नीति किसकी थी? ये लॉर्ड कर्जन की थी कि फूट डाल दो और राज करो।
आपस में लड़ेंगे, मरेंगे और बाद में दोस्तों हम राज करेंगे। ये दोस्तों क्या था, इसको राष्ट्रवाद को एक कमजोरी पता चल गई थी कि ये आपस में लड़ते हैं, इनमें फूट डाल देंगे तो लड़ाई निश्चित है और बाद में दोस्तों हमें राज तो करना ही है। तो इसके आधार पर दोस्तों उसने क्या किया था, राष्ट्रवाद को कमजोर किया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। और एक नीति और थी दोस्तों, राज्य हड़प नीति, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यह किसने अपनाई थी नीति? राज्य हड़प नीति, राज्य को हड़प लेना। यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? याद रखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है उसको, राज्य हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। अगला है, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। पूर्वी बंगाल और असम की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, यहाँ पे दोस्तों जो पीडीएफ है हल्का सा दोस्तों ब्लर आया है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी आ रहा तो कोई भी दोस्तों घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ से एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल सही सही बोलूँगा, तो आप लोग बस कंसंट्रेट होकर आपको सुनना है। बंगाल विभाजन आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दोस्तों क्लाइल सर्कुलर 10 अक्टूबर 1905 को लाया। एक दोस्तों ये एक क्लाइल सर्कुलर नामक ये एक्ट लाए थे 10 अक्टूबर 1905 को। किसके लिए? बंगाल विभाजन में जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए। कौन लाया था? अंग्रेज लोग लाए थे। बंग भंग के विरोध में दोस्तों शीघ्र ही 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय होने लगा और स्वदेशी विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक ही प्रचलित हो चली थी, किंतु अब इसके आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। एक आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया था। यह भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें दोस्तों पहला आंदोलन ऐसा रहा है जिसमें बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया और सभी महत्वपूर्ण विषयों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया कि स्वदेशों की चीज़ें अपने अपनाएं और जो आपकी विदेशी चीज़ें उनका बहिष्कार करें। बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया जिसमें प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये इंपॉर्टेंट हो गया, नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा, बताएंगे बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज का प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? तो वो था दोस्तों अरविंद घोष। रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। आप सभी को पता है शांति निकेतन का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। डाउन सोसाइटी की स्थापना किसने की? सतीश चंद्र मुखर्जी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट, स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल घोष को दी गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की। किसके लिए? स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचारों को प्रसारित किया और शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन बंगाल में बाहर से प्रसारित होने लगा। अगला आता है दोस्तों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां और कलीमुल्ला खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो में शिमला में मिला। कहाँ पे मिला था दोस्तों? शिमला में। और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों को एक विशिष्ट स्थिति की मांग की, जिसमें से 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी। कौन सी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बकार उन मुल्क मुश्ताक हुसैन थे और नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। तो आगा खां व सलीमुल्लाह खां इसके वास्तविक संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। अगला दोस्तों दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगता है यहाँ से लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1971 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत में आगमन हुआ। दिल्ली दरबार में ही दोस्तों 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना लिया था। कब? 1911। आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इससे पहले क्या थी दोस्तों? कलकत्ता थी। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बना दिया गया और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से माना जाता है।
जो पूछा जाता है कि बताएंगे कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से हुई थी। कब से? 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से हुई थी। अगला है दोस्तों, पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड तथा एम्स हर्ट को 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी, क्योंकि प्लेग की जांच के बहाने युवाओं का शोषण किया जा रहा था और कालांतर पर चापेकर बंदियों को फांसी की सजा दे दी गई। वो एक अफवाह फैलाए थे प्लेग बीमारी की और उनकी जांच कर ले जाने के बाद युवाओं का शोषण किया जा रहा था, मारते थे। 1908 में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका और उसके बाद असफल रहने के कारण इन्होंने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाला भारत का सबसे युवा शहीद था। दोस्तों, भारत का सबसे युवा शहीद जो है वो कौन था? खुदीराम बोस, जो कि फांसी पर चढ़ने वाला भारत का सबसे युवा शहीद था। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्लर पॉइंट हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से आपको एक एक पॉइंट आपको जो है बारीकी से आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। अगला 1915 से 16 ईस्वी में जब राजनीतिक डकैतियाँ अपने चरम सीमा पर थीं तो दोस्तों बालासोर में पुलिस मुखर्जी, कौन थे दोस्तों? पुलिस मुखर्जी ने, यहाँ पे दोस्तों बहुत ब्लर पॉइंट है, यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं, अगले पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेंगे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। देखिए दोस्तों, भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। कब की थी? 1904 ईस्वी में। और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कलाकार के रूप में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, मित्र मेला। अगला है, क्रांतिकारी गतिविधियों का अवस्थित रूप देने के लिए बंगाल में पहला क्रांतिकारी गुप्त संगठन अनुशीलन समिति 1902 की स्थापना बारेंद्र नाथ घोष व पुलिनदास द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा ब्लर पॉइंट है, जो कि दोस्तों हालांकि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये ब्लर पॉइंट, जो कि आपको पढ़ना ही ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों इस पॉइंट में मैंने जो मुझे सही से दिखा वो मैंने आपको एक बार रीड करके बता दिया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आपको यहाँ से कोई भी पॉइंट आपका स्किप नहीं किया जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत से बाहरी क्रांतिकारी विधियाँ, जो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उनके बारे में। 1905 ईस्वी में दोस्तों लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया, जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसारित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता था। और जो मदन लाल ढींगरा व सावरकर जैसे क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़े हुए थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला गया, जिसमें इंडिया हाउस की स्थापना की। तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकालने पर। नेक्स्ट है बर्लिन, जर्मनी। इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने 1909 ईस्वी के बाद बर्लिन में ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया और इनका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही काबुल, अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दोस्तों दिसंबर 1915 ईस्वी में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बारकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इसे रूस तथा जर्मनी की मान्यता भी प्रदान की गई थी। कर्जन वाइली के लंदन में 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी थी। कर्जन वाइली की कब की थी? 1909 में लंदन में किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। तथा सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में सजा एक काला पानी की सजा दी गई थी। जो सावरकर थे इनको दोस्तों नासिक षड्यंत्र में सजा एक काला पानी की सजा दी गई थी। तृतीय चरण में दोस्तों 1917 से 1947 ईस्वी तक रहा, जिसको गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। गांधी युग कहा जाता है कि गांधी युग कब से कब तक चला? 1917 से 1947 तक। 1915 ईस्वी में गांधी जी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। उसके बाद गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और गांधी जी ने 1909 ईस्वी में दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और गांधी जी ने 1917 में दोस्तों चंपारण और 1918 में अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। साथ ही साथ 1919 में रॉलेट एक्ट आया और इसे काला कानून भी कहा गया। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में, याद रखिएगा।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने तुर्की साम्राज्य के विघटन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। किसने? शौकत अली ने। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया अखिल भारतीय स्तर पर? 17 अक्टूबर 1919 को। दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, जुलू युद्ध तथा बोअर पदक सरकार को वापस कर दिया। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने किस युद्ध के दौरान या किस आंदोलन के दौरान वापस दे दी थी? तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस ले ली। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें से क्रोधित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों के थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, यानी कि चितरंजन दास, जिसको CR दास के नाम से जानते हैं, और स्वराज पार्टी का गठन किया। और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया और इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई। इसी को दोस्तों काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और काकोरी कांड में गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चलाकर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। अगला आंदोलन आता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ लेकर 240 मील लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी नामक गांव पर पहुंचे, जहां पर उन्हें दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। कब? 5 अप्रैल 1930 को। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, इस दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ा। कहाँ पर दोस्तों? दांडी नामक गांव में मुट्ठी भर नमक, यहाँ पर नमक लिखा है दोस्तों, नमक लेकर नमक कानून तोड़ा। और सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च राजनीतिक सत्ता प्राप्त हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया था और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचैनगौड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक यात्रा की। मालाबार के नमक सत्याग्रह की शुरुआत वाईकोम सत्याग्रह के नेता के लप्पड़ ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी। और उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी नामक आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन के दौरान छात्रों ने वानर सेना और छात्राओं ने मंजरी सेना का गठन कर दिया और आंदोलनकारियों की मदद की। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को विभत्स तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया था, लेकिन आंदोलन के बड़े नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो कि आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, मेन मुखिया यही दोनों थे। अगला है, ब्रिटिश सरकार का सबसे खतरनाक दमन चक्र का रूप क्या था? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार का सबसे खतरनाक दमन चक्र का रूप धरासना में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों को धरासना नामक कारखाने पर धावा बोलने से पहले लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कर ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया था। जिस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय वायसराय ने गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने के बाद महात्मा गांधी की बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया। कब? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इसमें से डोमिनियन स्टेट व संविधान निमात्री सभा के गठन की बात कही गई और इसे कांग्रेस ने मना कर दिया था कि नहीं, हम संविधान निमात्री सभा का गठन नहीं करेंगे। फिर 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पर मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। तभी सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और 23 मार्च 1942 ईस्वी में भारत पहुंचे और अपनी योजना को उन्होंने प्रस्तुत किया,
जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट को दर्जा देने की बात कही गई कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया इसे, और गांधी जी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा, और 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिस्त प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि बताएंगे क्रिस्त प्रस्ताव वापस कब लिया गया, तो 11 अप्रैल 1942 को। इसके बाद 1942 में 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद 7 अगस्त 1942 को बम्बई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, और नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा प्रस्ताव की सरकार के अनुसमर्थन के बाद पुष्टि कर दी गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को वापस कर दिया गया। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कब वापस किया गया, 1942 को। कहाँ पर? बम्बई में। अगला है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही सरकार ने ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किया। रेडियो का प्रसारण कब किया? 14 अगस्त 1942 को। किसने? उषा मेहता ने। इसके बाद मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट ने आंदोलन का विरोध किया, और 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया, और 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो जाता है हमारा नौसेना विद्रोह, जहाँ पे दोस्तों नौसेना का विद्रोह हुआ। तो दोस्तों एक बार आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की संख्या दोस्तों बहुत कम है, क्लास में बहुत कम दोस्तों क्लास को देख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर इसको तो मैं पढ़ सकता हूँ, इससे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों बेनिफिट क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का दोस्तों ये थ्योरी क्लासेस जो है ना, ये पूरी बुक का सॉल्यूशन, ये आपका दोस्तों रिवीजन हो रहा है। यदि मान लेते हैं कि आपको बुक पढ़ने में आपको बोर लगता है, कि मुझे बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं तो उसमें आंसर दो, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों इसमें क्या आपको थ्योरी क्लासेस में क्या आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि आपको थ्योरी क्लासेस देखते देखते सुनते सुनते बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों आपके माइंड में इकट्ठे हो जाते हैं और आपको दोस्तों याद बने रहते हैं। थ्योरी क्लासेस का मतलब, बुक का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका एक तरीके से रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कई सालों से कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि चलिए आप लोगों ने लूसेंट तो देखो सभी के पास है ना, सभी लोग लूसेंट से ही पढ़ते हैं आज की डेट में। लेकिन ल्यूसेंट के साथ साथ दोस्तों इस बुक का यदि मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका ने जो ल्यूसेंट में पढ़ा है उससे यदि हम कंपेयर करें, तो ये समझिएगा आपकी रिवीजन हो रहा है। आपका ये रिवीजन हो रहा है, आपको एक एक पॉइंट पता चल रहा है, कुछ नए पॉइंट होंगे जो कि आपको सामने आ रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, आपको वीडियो में देखते ही देखते आपको सारे पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। आप यदि चाहते हो कि वीडियो आपको देखना पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक परचेज कर लीजिए, बुक से आप पढ़ लीजिएगा। जैसा आपको बेटर लगे आप वैसे अपनी पढ़ाई को करिएगा। जरूरी नहीं कि आप वीडियो से ही करें, आप लोग जैसा बेटर लगे आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग आप वैसे अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। मेरा मतलब यह है कि जो लोगों को थ्योरी कम समझ में आ रही है, थ्योरी में आकर पढ़ेंगे, तो थ्योरी में आकर आप पढ़ सकते हैं आप लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों मैं थ्योरी क्लासेस चला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा और नए नए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। और यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, कौन पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और बाकी के ऑब्जेक्टिव क्लास तो मैं आपको रात को 9 बजे करवा ही रहा हूँ, उसमें आप लोग आएंगे, क्योंकि थ्योरी क्लास में यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सवाल आंसर करेंगे, तो उससे आपका बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि येलो बुक में वही चैप्टर थे जो मैंने आपको येलो बुक में इतिहास में पढ़ाए थे, वही सारे चैप्टर इसमें हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें यूपी पुलिस का ही सिलेबस दिया गया है, वो आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस है। इसलिए दोस्तों आपकी थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा कही गई बात सही लगी होगी। यदि बात सही लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नौसेना विद्रोह की, जो कि आपका 1946 में हुआ था। 19 फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना ने खुला विद्रोह कर दिया था। ब्रिटिश सम्मान को इससे गहरी चोट पहुंची थी। यह विद्रोह दोस्तों तलवार नामक जहाज से प्रारंभ हुआ था। INS तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ था और विद्रोह के नेता थे MS खान थे। इनकी मांग क्या थी कि VC दत्त, जिन्होंने जहाज की दीवारों पर अंग्रेज भारत छोड़ो
लिख दिया था, उन्हें रिहा किया जाए तथा आज़ाद हिंद फौजियों को भी रिहा किया जाए और बेहतर भोजन भेदभाव का अंत किया जाए, बेहतर भोजन दिया जाए और भेदभाव का अंत किया जाए। जिस कारण दोस्तों इसमें नौसेना विद्रोह हो गया। किस जहाज की वजह से? तलवार जहाज की वजह से, INS तलवार। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से 25 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्थन करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। हम भारत के सामने तो समर्पण हो जाएंगे लेकिन ब्रिटेन के सामने नहीं। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल कौन कौन थे? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे और श्री A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इनकी अध्यक्षता में 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान बनाने को मान लिया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे उस समय, जिन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 को भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना को प्रस्तुत किया और इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में 2 अधिराज्यों का उदय हुआ। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत जो स्वतंत्रता दिवस है कब मनाता है? 15 अगस्त 1947 को। जैसे कि आपकी 15 अगस्त आने वाली भी है, तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ और पाकिस्तान के दोस्तों 2 रूप हो गए। एक तरफ भारत अलग हो गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो इन 2 राज्यों का उदय हुआ। अगला पॉइंट आता है पुनरावलोकन। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले दोस्तों कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ है, उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक पूर्वी हिस्सा है, याद रखिएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ आपका 1884 में आया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। 1889 ईस्वी में डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब? 1889 ईस्वी में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, ये दोस्तों प्रमुख थे। ये उग्रवादी नेता जिनको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के बाद विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने पत्र संजीवनी में दिया। और भारत में दोस्तों 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहला दिल्ली दरबार आयोजन 1870, 1903, 1911 और 1911। 1870, 1903 और 1911 में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें 1870 के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को 1870 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार में। व्यायाम मंडल प्रथम क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना पूना में 1896 से 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने की थी। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। और तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल का कारण मालिकों और मजदूरों के मध्य प्लेग बोनस को लेकर था। बोनस नहीं मिलता था उन्हें, इस कारण दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। चौरी चौरा कांड के दौरान भगवान अहीर के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस से झड़प के पश्चात पुलिस चौकियों में आग लगा दी थी। भगत सिंह ने कहा, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी और द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे की रचना भगवती चरण बोहरा ने अपनी विचारधारा के से अवगत कराने के लिए की। ये पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखी है? भगत सिंह ने। और द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक पुस्तक की रचना किसने की? भगवती चरण बोहरा ने। ये दोनों पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी, तो जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1931 में बंगाल के कोमिला की सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्धा के निकट
पवनार आश्रम में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही सरदार पटेल थे। इन्होंने दोस्तों सत्याग्रह किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, वर्धा के निकट पवनार आश्रम से। कब? 17 अक्टूबर 1940 में। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए, इसके बाद दोस्तों हमारा एक अगला पॉइंट आता है, जो कि आपका हिस्ट्री का लास्ट सेशन रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के खाकी बैच की। ये दिया गया दोस्तों परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो कि आपके अभी तक 2018, 2019, 2020 की जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षाएं हुई हैं, उनमें दोस्तों आए हुए सारे प्रश्न हैं, जो कि आपके अभी जो पिछली परीक्षा हुई थी, पिछली परीक्षा जो हुई है आपकी यूपी पुलिस की, चाहे वो आपकी जेल वार्डन की हो, चाहे आपकी फायरमैन की हो, चाहे आपकी 2,47,520 या 49,568 यूपी पुलिस की जो भी आपकी वैकेंसी आई हो 17-18 में, और जो अभी आपका जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ है, फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ है, यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चंस हुए आए हैं आपके, जिन सारे प्रश्न को आप लोगों के जो भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं 2018, 19, 20 को लेकर, वो सारे प्रश्न आपके दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग 100+ प्रश्न हैं, 120, 124 प्रश्न हैं। इसकी जो चर्चा है वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आप लोगों का ये समझ लीजिए कि आपका यूपी पुलिस के लिए हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। आपके लिए हिस्ट्री में बस इतना ही काफ़ी रहेगा, आपके लिए केवल हिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है। अब बस देखना यह है कि आप लोगों ने अभी तक हमारी जितनी हिस्ट्री की क्लासों को देखा है, स्पेशल खाकी बैच की, इसमें बाद आपके आएंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं। अब देखना यह है कि आप लोग इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब देंगे। अब ये समझिएगा कि इस बुक में आपके दोस्तों थ्योरी क्लास के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आपकी दोस्तों हिस्ट्री की पूरी थ्योरी जो है वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका दोस्तों चलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपके अभी तक के एग्जामों में पूछे गए हैं, स्पेशल यूपी पुलिस में। ये किसी भी एग्जाम में नहीं आए, सिर्फ यूपी पुलिस में ही दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही प्रश्न दोस्तों आपके इस बुक में दिए गए हैं। इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हिस्ट्री को, येलो बुक, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बुक और आपकी ल्यूसेंट की बुक, जो भी बुक हो आपके पास, हिस्ट्री को एक बार आप लोग बिल्कुल कवर कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। और अभी तक जो लोग वीडियो को नहीं देखें तो वो आज की डेट में सारे वीडियोस भी हमारे देख लीजिएगा, क्योंकि कल हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री का स्पेशल यूपी पुलिस के लिए शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों आपके यही प्रतियोगी प्रश्न चलेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ यूपी पुलिस में जो आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके यूपी पुलिस में आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वही क्वेश्चन कल की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो कल की क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जितने ज़्यादा लोग आ सके क्लास में उनको लाने की कोशिश कीजिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें, क्योंकि कल का सेशन बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और यदि चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और हमारे इस चैनल पर स्पेशल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके, जीएस और हिंदी, और साथ ही साथ आपके रीजनिंग, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।